शुरू। जैसे हम लोग गलन की गुप्त उष्मा पिछले टर्म पर पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे वाष्पन की गुप्त उष्मा, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। वाष्पन की गुप्त उष्मा, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इसके अंतर्गत हम लोग कहेंगे जब किसी पदार्थ के वाष्पन की गुप्त उष्मा की वह मात्रा है जो 1 किलोग्राम पदार्थ को बिना ताप परिवर्तन के वाष्प में बदल देती है। वाष्प गैस में बदल देती है, उसे हम वाष्पन की गुप्त उष्मा कहते हैं। अब यदि हम वाष्पन के गुप्त उष्मा को डेल्टा एच VAP लिखे वाष्पन से दर्शाते हैं, इसकी इकाई होती है जूल प्रति किलोग्राम है। तो अब देखिए कैसे गुप्त उष्मा होती है। जैसे मान लीजिए कि हम 1 किलोग्राम पानी ले रहे हैं और उस पानी को गर्म करें, तो पानी का ताप जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड 100 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा तो वह पानी बॉयल लगता है करने, उसको पानी का क्वथनांक कहते हैं। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पानी खौलता है। पुनः जब उसके आगे जब उष्मा देते हैं तो वह उष्मा क्या होती है कि उस उष्मा पानी को वाष्प में बदलने के लिए खर्च होती है। वही वाष्पन की गुप्त उष्मा कहलाती है। वाष्पन की गुप्त उष्मा कहलाती है। तो बिना ताप परिवर्तन के पानी का ताप 100 डिग्री सेंटीग्रेड होने के बाद अब कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए कि द्रव को वाष्प में बदलने के लिए, और इस वाष्प में बदलने के लिए हम उसको डेल्टा एच वेपोराइजेशन से दर्शाते हैं। इसकी इकाई है जूल प्रति किलोग्राम। जल के वाष्पन की गुप्त उष्मा 22,06,000 जूल प्रति किलोग्राम है। 22,06,000 जूल प्रति किलोग्राम। वाष्पन की गुप्त उष्मा को हम कैसे लिखेंगे? वाष्पन की गुप्त उष्मा डेल्टा एच वेपोराइजेशन बराबर वाष्पन में प्रयुक्त हुई उष्मा, यानी वाष्पन के होने में कितनी उष्मा व्यय हुई वह हम Q से लिखते हैं, और वाष्पित द्रव जो लिया गया है वह कितना द्रव वाष्प में परिवर्तित हुआ है उसके द्रव्यमान को M से लिखते हैं। दी गई उष्मा को Q से और दिए गए द्रव्यमान को M से, और गुप्त उष्मा को हम डेल्टा एच से। डेल्टा एच हम गलन की गुप्त उष्मा में लिखे थे, तो वो गलन की गुप्त उष्मा है, ये वाष्पन की गुप्त उष्मा है। अर्थात यदि हम गुप्त उष्मा को Q से लिखें, ऐसे गुप्त उष्मा को यदि हम Q से ये गुप्त उष्मा को यदि हम Q से लिख रहे हैं तो Q ये अगर इसका बटा हम 1 कर दें, इसका बटा यदि हम 1 कर दें तो बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऐसे Q इज इक्वल टू M गुणे डेल्टा एच वेपोराइजेशन, VAP वेपोराइजेशन, अर्थात Q इज इक्वल टू M इंटू डेल्टा एच वेपोराइजेशन। अब हम एक उदाहरण से इसको समझेंगे कि अलग अलग धातुओं की वस्तुओं की अलग अलग गुप्त उष्माएं होती हैं। अब ये प्रश्न दिया गया है कि एल्कोहल के वाष्पन की गुप्त उष्मा 850 जूल प्रति ग्राम है। अल्कोहल की 1 ग्राम अल्कोहल को गुप्त उष्मा बदलने की गुप्त उष्मा उसकी होती है 850 जूल। अगर 100 ग्राम अल्कोहल को है तो उसको वाष्प में बदलने के लिए हमको कितनी उष्मा की आवश्यकता होगी। तो अब इस प्रश्न हल करेंगे। ये वाष्पन की गुप्त उष्मा डेल्टा एच वेपोराइजेशन बराबर कहेंगे 850 जूल प्रति ग्राम, और जो 100 ग्राम एल्कोहल है यही M है। M बराबर है 100 ग्राम। तो कितनी उष्मा की आवश्यकता होगी, तो इसी सूत्र को लगाएंगे। सूत्र यही है, देखिए हम कह चुके हैं कि इस सूत्र को हम
Q इज इक्वल टू M इंटू L से भी डिनोट करते हैं। जैसे जबकि L क्या है, लैटेंट हीट है, यानी गुप्त उष्मा है। M द्रव्यमान है, L गुप्त उष्मा है और Q दी गई उष्मा है। तो डेल्टा H वेपोराइजेशन 850 जूल प्रति ग्राम, ये जो यहाँ पर दिया गया है, ये दिया गया है। और जो एल्कोहल की मात्रा है, द्रव्यमान है, वो है 100 ग्राम, 100 ग्राम है। तो M बराबर है लिखे हैं। अब इस सूत्र में रखेंगे कि कितनी उष्मा की आवश्यकता होगी, कितनी उष्मा, तो उष्मा की मात्रा को हम Q से लिखे हैं, तो Q इज इक्वल टू M इंटू डेल्टा H। अब इसी में भरेंगे, M बराबर है, यहाँ पर देखिए M का मान लिखे हैं 100 ग्राम जी, गुणे डेल्टा H का मान है 850 जूल प्रति ग्राम। इस ग्राम से ग्राम को काटते हैं और अब इस 100 का 850 में गुणा कर देंगे, तो ये हो गया 85। अब देखिए 1 0 2 0 3 0, 3 शून्य लिखेंगे जूल। ये उत्तर हो गया कि कहेंगे कि कितने उत्तर कहेंगे कि 100 ग्राम बर्फ के एल्कोहल को वाष्प में बदलने के लिए हमको जो दी गई उष्मा की मात्रा होगी वह 85,000 जूल, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 50,000 जूल की आवश्यकता। अब इसके बाद से है, हम लोगों को इसके बाद से पढ़ना है ये उष्मा स्थानांतरण। तो उष्मा स्थानांतरण होता है कैसे कि जब उष्मा का स्थानांतरण किसी, जब दो वस्तु में जिसका ताप अधिक हो, कम वस्तु के कम ताप के वाले वस्तु के संपर्क में रखा जाता है, तो उष्मा का प्रवाह उच्च ताप के वस्तु से निम्न ताप के वस्तु की तरफ होता है। यह उष्मा का प्रवाह कब तक होता है, जब तक कि दोनों वस्तुओं का ताप एक समान न हो जाए। तो यह उष्मा का प्रवाह, ये उष्मा का जो प्रवाह होता है वह निम्नलिखित 3 बातों पर निर्भर करता है: चालन, संवहन और विकिरण। चालन, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, ये उष्मा के संचरण की 3 विधियां हैं। कौन कौन सी विधि है? चालन, संवहन और विकिरण। तो चालन में उष्मा, ये चालन विधि में उष्मा केवल ठोस पदार्थों में ही होता है। जैसे जब किसी ठोस पदार्थ को हम गर्म करते हैं तो गर्म करने पर क्या होती है कि उसकी उष्मा एक सिरे से दूसरे सिरे पर चालन विधि के द्वारा पहुंचती है। जैसे लोहे की छड़ को लेकर के हम एक सिरे को गर्म करें तो दूसरे सिरे तक पहुंच जाती है, किंतु यदि लकड़ी के टुकड़े को लेकर के हम एक सिरे को गर्म करें तो उसकी उष्मा दूसरे सिरे तक नहीं पहुंचती है। तो इस तरह से उष्मा का जो चालन की विधि है, कंडक्शन कहते हैं जिसको, में उष्मा का सुचालकता और कुचालकता। चालन तो हो गया कि चालन ठोसों में उष्मा का संचरण एक सिरे से दूसरे सिरे तक चालन की विधि द्वारा होता है। और अब है चालक, सुचालक और कुचालक। सुचालक को कहते हैं गुड कंडक्टर और कुचालक को कहते हैं बैड कंडक्टर। तो सुचालक वे पदार्थ होते हैं जिसमें उष्मा का संचरण एक सिरे से दूसरे सिरे तक सरलता पूर्वक हो जाता है, उसको कहते हैं सुचालक। जैसे सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, तांबा इत्यादि। और कुचालक वे पदार्थ हैं जिसको एक सिरे पर उष्मा दें तो वह उष्मा दूसरे सिरे तक नहीं पहुंचती है। जैसे प्लास्टिक है, रबड़ है, एबोनाइट है, इस तरह से ये कुचालक है। तो सुचालक और कुचालकों का प्रयोग हम किस तरह से करते हैं? सुचालकों का प्रयोग हम भोजन बनाने, खाना पकाने के लिए जो बर्तन का इस्तेमाल करते हैं उसमें सुचालक का इस्तेमाल करते हैं। वो जैसे पीतल का बर्तन होता है, एल्यूमिनियम का बर्तन होता है, लोहे का बर्तन होता है, और उसी में जो उसके हैंडल होते हैं वो कुचालक पदार्थ के लगाए गए होते हैं, जिसको हम पकड़ करके, इसमें उष्मा चूंकि नहीं आती है रबड़ या प्लास्टिक का। ये देखे होंगे कुकर में, कुकर का जो नीचे का जो कुकर जिसमें खाना बनाया जाता है, जो उसको गर्म करके पानी रख के गर्म करके खाना पकाते हैं, उस वह धातु का बना होता है। वह धातु जैसे तांबा हो गया, पीतल का हो गया। और कुचालक जो उसकी मुठिया होती है, उस मुठिए का इस्तेमाल कुचालक के रूप में करते हैं।
तो ये हो गया, ये चालन की विधि द्वारा में चालन की विधि में चालन की विधि से ऊष्मा का संचरण के बारे में ये हम लोग पढ़ रहे हैं। ये हम लोग सुचालक और कुचालक के बारे में पढ़े। अब हम सुचालक कुचालकों का समुचित अध्ययन करने के लिए हम एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था इंजन हॉल का एक्सपेरिमेंट करेंगे। ये एक पात्र है, इस पात्र में हम ऐसे किए हैं कि इस पात्र में यहाँ पर हम विभिन्न धातुओं के विभिन्न छड़े लगा रहे हैं। ऐसे छड़ लगाए हैं, 1 2 3 4 छड़े लगा रहे हैं। इंजन हो गए, इस बक्से में धातु का बक्सा है और इस बक्से में हम 1 2 3 4 छड़े लगाए हुए हैं। और इसमें हम खोलते हुए पानी को डालेंगे, लेकिन इसके पहले हम इन छड़ों के ऊपर ये जो छड़ है, जैसे पहले छड़ पर जैसे ये लकड़ी का है, लकड़ी है, ये लकड़ी के बाद से ये है कांच या शीशा है, कांच का है, और ये है लोहा, और ये है चांदी। ध्यान दीजिए, ये हम लकड़ी, कांच और लोहे की छड़ को इस बक्से के एक सिरे पर होल करके लगाए हुए हैं और इस पर हम मोम लगा दे रहे हैं। मोम पिघला करके इस पर ये लगा दिए मोम, इस पर भी मोम लगा दिए, इस पर भी मोम लगा दिए हैं। बराबर दूरी पर, बराबर एरिया पर हम मोम लगा दिए हैं। अब जब इसमें गर्म पानी हम डालते हैं तो गर्म पानी डालने के बाद से हम देखते हैं कि मोम का पिघलने का जो क्रम है वह चांदी में सबसे अधिक है, क्योंकि इसकी चालकता, कहेंगे जो चांदी का जो ये छड़ है, इसकी चालकता अधिक होने के कारण इस पर का मोम पिघल जाता है बहुत जल्दी। लोहे में उससे कम पिघलता है, कांच में सबसे कम और लकड़ी में सबसे कम। लकड़ी में बिल्कुल नहीं है और कांच में, तो इसकी चालकता, हम इसकी सुचालकता और चालकता, तो जब इसको कहेंगे कि जिसमें ज्यादा पिघल गया उसको कहेंगे कि ऊष्मा का सुचालक, और जिसमें कम मात्रा में पिघला उसको कहेंगे कुचालक। बस आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे और कल जो है आगे